फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं ये समझाने जा रहा हूं कि साढ़े साती क्या है। साढ़े साती की चर्चा काफ़ी होती है। साढ़े साती शनि के गोचर से जुड़ा हुआ है। साढ़े साती शनि और चंद्रमा के प्रभाव से है। गोचर का अर्थ ये है कि जितने भी ग्रह हैं, ये 5 ग्रह मंगल, शुक्र, बुध, जुपिटर, सैटर्न, सूरज, चंद्रमा, राहु, केतु, ये 7 ग्रह और ये 2 छाया ग्रह, कुल 9 ग्रह जो हैं ये अपनी धुरी पे घूमते रहते हैं। इसे गोचर कहते हैं। हर ग्रह मंगल हो, मार्स, शुक्र, वेनस, मरकरी, बुध या जो भी ग्रह है या जो भी छाया ग्रह है, राहु, केतु, जो भी ग्रह या छाया ग्रह है उसकी अपनी एक गति है। और इन सभी ग्रहों को 12 राशियों से गुजरना है। आप मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखिए, मैंने समझाया है कि स्पेस में 12 राशियां हैं। हर एक राशि का स्वामी ग्रह मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे एरिस मेष राशि और 8 अर्थात वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, मार्स। वृषभ राशि अर्थात टॉरस और तुला अर्थात लिब्रा राशि के स्वामी हैं शुक्र अर्थात वेनस। 3 जेमिनी अर्थात मिथुन राशि और 6 कन्या राशि का स्वामी है बुध, मरकरी। 9 धनु राशि सेगिटेरियस और 12 मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। 10 मकर राशि कैप्रिकॉर्न और 11 कुंभ राशि एक्वेरियस के स्वामी है शनि। राहु केतु किसी राशि के स्वामी नहीं है, इन्हें किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और उनका संख्या जो उनको रिप्रेजेंट करता है वो है 5। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है और जो संख्या को रिप्रेजेंट करता है वो है 4। तो ये सभी कुल 12 राशियां हैं और इन 12 राशियों में हर राशि का कोई स्वामी ग्रह है, जो लिस्ट मैंने अभी आपको यहाँ दिखलाया। अब हर ग्रह की तरह शनि को भी 12 राशियों से गुजरना है। अभी जितने भी ग्रह हैं, ग्रह और छाया ग्रह, इन सभी को 12 राशियों से गुजरना है। सबकी अपनी अपनी गति है। सबसे स्लो शनि है और सबसे फास्ट चंद्रमा है। एक राशि से गुजरने में चंद्रमा को 2.5 दिन लगते हैं और शनि को 2.5 साल लगते हैं। तो इस तरह वो शनि हर राशि से गुजरता है। अब मान लीजिए शनि इस समय मेष राशि में है। सपोज अभी तो वो कर्क राशि में, अभी तो वो मकर राशि में है, लेकिन उदाहरण के लिए अगर शनि मेष राशि में है जहाँ 1 लिखा है, तो इस मेष राशि से गुजरने में इसे 2.5 साल लगेंगे। अर्थात 2.5 साल के बाद ही ये 2 अर्थात टॉरस अर्थात वृषभ राशि में आ जाएंगे और यहाँ भी वो 2.5 साल रहेंगे और फिर मिथुन में आ जाएंगे। इस तरह हर राशि में 2.5 साल बिताने के बाद शनि की पूरी प्रक्रिया 12 राशियों में पूरी होती है। शनि की एक और विशेषता है कि शनि जिस राशि में होते हैं, जैसे मान लीजिए शनि मेष राशि में है जहाँ 1 लिखा है, तो शनि एक साथ 3 राशियों को प्रभावित करते हैं। एक राशि वो जिसमें वो मौजूद है, एक राशि वो जो उसके पहले की राशि है। अर्थात अगर 1 जहाँ लिखा है वहाँ अगर शनि है तो उसके पहले की राशि जहाँ 12 लिखा है अर्थात मीन राशि, तो वो मेष राशि में बैठ के उसके पहले वाली राशि को प्रभावित करते हैं और उसके आगे वाली राशि को भी। 2 जहाँ लिखा हुआ है वृषभ राशि, अर्थात मेष राशि में बैठे हुए शनि
मेष राशि को तो प्रभावित करते ही हैं क्योंकि वहाँ वो स्थित है, और उसके एक पहले मीन राशि और उसके बाद वृषभ राशि को भी प्रभावित करते हैं। शनि एट ए टाइम किसी भी समय 3 राशियों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए शनि जब मेष राशि से गुजरकर वृषभ राशि में आएंगे तो फिर ये वृषभ राशि को तो प्रभावित करेंगे ही, ये उसके ठीक एक पहले मेष राशि को प्रभावित करेंगे और इसके एक बाद मिथुन राशि को प्रभावित करेंगे जहाँ 3 लिखा है। यानी 2 में बैठ के ये 1 और 3 दोनों राशि को प्रभावित करेंगे। इस तरह वो हर राशि से गुजरेंगे और उसके एक पहले और एक बाद की राशि को भी प्रभावित करते जाएंगे। ये शनि का ऐसा प्रभाव है। अब आपको ये देखना है किसी भी जन्म कुंडली में, जन्मकालीन जो जन्म कुंडली है उसमें चंद्रमा कहाँ स्थित है। इस एग्जाम्पल में मैंने ये लिया है कि चंद्रमा वहाँ स्थित है जहाँ 4 लिखा है। 4 मतलब कर्क राशि, अर्थात चंद्रमा अपने ही राशि में स्थित है। अब चंद्रमा तो कर्क राशि में स्थित है, शनि जब गोचर करता हुआ मिथुन राशि में आएगा, मिथुन मतलब या मिथुन के भी पहले चंद्रमा जब शनि जब गोचर करता हुआ वृषभ राशि में आएगा तो ये 3 और 1 दोनों को प्रभावित करेगा, और जब ये 3 में आएगा तब ये 2 और 4 दोनों को प्रभावित करेगा। यानी मिथुन राशि में आने के बाद शनि वृषभ राशि और कर्क राशि दोनों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि जब मिथुन में आएंगे तो उनसे एक पहले वृषभ है और एक राशि बाद कर्क है, तो वो कर्क राशि को प्रभावित करना शुरू कर देंगे द मोमेंट कि वो मिथुन राशि में आते हैं। मिथुन को तो प्रभावित करेंगे ही, वृषभ और कर्क को भी। तो ये 7.5 का पहला फेज है। जिन व्यक्ति का चंद्रमा कर्क राशि में है उसके लिए 7.5 का ये पहला फेज है, उसकी पहला भाग है 7.5 का। तो 2.5 साल मिथुन राशि में बिताने के बाद शनि आ जाएंगे कर्क राशि में जहाँ 4 लिखा है। 4 में आने के बाद शनि एक पहले 3 और एक बाद 5, अर्थात 4 अधिक कर्क राशि में आने के बाद वो मिथुन राशि और सिंह राशि दोनों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि मिथुन एक पहले है और सिंह एक बाद है। तो जिस व्यक्ति के चंद्रमा कर्क राशि में है उसके लिए 7.5 का ये सेकंड फेज है, यानी दूसरा भाग है, जब शनि उसकी चंद्रमा की ही राशि में मौजूद है, अर्थात चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो कर्क राशि में 2.5 साल बिताने के बाद शनि आ जाएंगे सिंह राशि में। जब वो सिंह राशि में आ जाएंगे तो जहाँ 5 लिखा है तो इसके पहले वो 4 जो कर्क राशि है उसको भी प्रभावित करेंगे, और इसके बाद की राशि जो 6 लिखा है कन्या राशि, इसको भी प्रभावित करेंगे। तो ये सिंह को तो प्रभावित करेंगे ही, कर्क और कन्या दोनों को प्रभावित करेंगे। तो जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कर्क राशि में है उसके लिए शनि का सिंह राशि में आना 7.5 का तीसरा भाग है, थर्ड फेज है। और जब शनि सिंह राशि में 2.5 साल बिताने के बाद जब कन्या राशि में आ जाएंगे तब कर्क राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उनके पिछली राशि से भी दूर है। इस तरह जिस व्यक्ति की चंद्रमा कर्क राशि में है वो शनि का पहला प्रभाव तब देखेंगे जब शनि मिथुन राशि में आएगा। जब शनि मिथुन से कर्क में आएंगे तो 7.5 का दूसरा प्रभाव होगा। जब वो कर्क से सिंह में आएंगे तो 7.5 का तीसरा प्रभाव होगा। जब शनि सिंह को छोड़ के कन्या राशि में आएंगे तो 7.5 का प्रभाव इस चंद्रमा पर ख़त्म हो जाएगा। तो 7.5 का मतलब है शनि और चंद्रमा का आपस का व्यवहार, शनि और चंद्रमा का आपस का कॉम्बिनेशन। तो 7.5 इसलिए कहते हैं कि
चंद्रमा जहाँ भी बैठा है, इस एग्जाम्पल में कर्क राशि में है, चंद्रमा जहाँ भी बैठा है वो 2.5 साल शनि का प्रभाव तब पड़ता है जब शनि मिथुन राशि में है, जहाँ 3 लिखा है, और 2.5 साल तब पड़ता है जब शनि चंद्रमा की अपनी राशि में है, और 2.5 साल तब पड़ता है जब शनि उसके बाद वाली राशि में है, अर्थात सिंह राशि में है। तो शनि के प्रभाव को चंद्रमा को झेलना है 2.5 साल जब वो मिथुन में है, 2.5 साल जब वो कर्क में है, और 2.5 साल जब वो सिंह राशि में है। अर्थात 2.5 × 3 7.5 7.5, इसीलिए तो 7.5 कहते हैं। चंद्रमा कहीं भी स्थित हो, पूरी जन्म कुंडली में, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, चंद्रमा कहीं तो स्थित है ही है। चंद्रमा मान लीजिए मकर राशि में है, जैसे शनि अभी मकर राशि से गुजर रहे हैं, तो शनि जब धनु राशि में आए थे, जब धनु राशि में थे, तो वो कर्क राशि में जिसका चंद्रमा है उसके लिए फर्स्ट फेज था। अभी शनि मकर राशि में आ गए तो 7.5 का दूसरा फेज है। जब शनि चले जाएंगे कुंभ राशि में तो 7.5 का तीसरा फेज होगा। यानी जिसका चंद्रमा मकर राशि में है और शनि का प्रभाव 3 बार उसके प्रभाव से गुजरना है। 2.5 साल जब शनि धनु राशि में नंबर 9 है जहाँ लिखा वहाँ है, वहाँ से शनि वहाँ जाएंगे जहाँ 10 लिखा है, जहाँ उसका चंद्रमा स्थित है मकर राशि में, और जहाँ 11 लिखा है वहाँ फिर जाएंगे 2.5 साल बाद, और वहाँ भी 2.5 साल रहेंगे। तो जिसका चंद्रमा मकर राशि में है वो इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ वो शनि के 7.5 के सेकेंड फेज से गुजर रहे हैं। तो चंद्रमा कहीं भी हो वो 7.5 के प्रभाव को झेलता है, और शनि के गोचर की वजह से। तो शनि चंद्रमा को प्रभावित करता है 2.5 साल पहला फेज, 2.5 साल दूसरा फेज, और 2.5 साल तीसरा फेज। इसे 7.5 कहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए 7.5 का प्रभाव नेगेटिव होता है, लेकिन जिन लोगों के जन्म कुंडली में शनि, जन्मकालीन जन्म कुंडली में शनि अच्छे स्थिति में है, उन लोगों के लिए शनि का नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाता है और कभी कभी लाभ भी होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए 7.5 का प्रभाव नेगेटिव होता है, बट कुछ लोगों के लिए इसका लाभ भी होता है। 7.5 के बाद अब आते हैं ढैया किसे कहते हैं। ढैया का मतलब ये है कि चंद्रमा जिस राशि में है वहाँ से चौथे घर में अगर शनि है तो ये ढैया है। जैसे इस एग्जाम्पल में चंद्रमा कर्क राशि में है, यहाँ से चौथा घर है तुला, 4 5 6 7, तो यहाँ से चौथा घर तुला है। जब शनि तुला राशि में आएंगे तो कर्क राशि वालों का ढैया होगा, और शनि यहाँ 2.5 साल रहेंगे और 2.5 साल ढैया का असर देंगे। जब आप चंद्रमा से 8वें घर में शनि आते हैं, यानी कर्क राशि में अगर चंद्रमा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी शनि जब कुंभ राशि में आएंगे तो कर्क राशि वाले में जिसका चंद्रमा है उसके लिए फिर ढैया होगा। यानी चंद्रमा जहाँ भी स्थित है, जिस राशि में है जन्मकालीन कुंडली में, वहाँ से चौथे घर और 8वें घर में अगर शनि आते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट चंद्रमा पर फिर डालते हैं। लेकिन 7.5 का असर ज़्यादा इंटेंस है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ढैया का भी असर नेगेटिव है, लेकिन 7.5 की तुलना में कम असर होता है। तो ढैया का असर या 7.5 का असर अक्सर नेगेटिव होता है। मैं रिपीट कर दूं, ढैया का मतलब है कि जहाँ चंद्रमा स्थित है जन्मकालीन जन्म कुंडली में, वहाँ से चौथे घर और 8वें घर में अगर शनि आ जाता है तो ये ढैया कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 7.5 या ढैया के समय शनि के प्रभाव को जो चंद्रमा पे पड़ रहा है उस प्रभाव को कंट्रोल कैसे करें। चंद्रमा मन का मालिक है, चंद्रमा आपकी भावना है, चंद्रमा आपके मन की कार्य प्रणाली है। चंद्रमा के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट शनि डालता है 7.5 के दौरान या ढैया के दौरान। अब 7.5 या ढैया के प्रभाव को कंट्रोल करने का एक
वो सरल तरीका है, वो है भगवान शिव की पूजा। आप ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, या नहीं तो हनुमान जी की पूजा कीजिए। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, संकट मोचन पढ़िए, तो शनि का प्रभाव खत्म तो नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है। 7:30 और ढैया के समय जब आप उस पीरियड से गुजर रहे हैं तो शनि के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो मुझसे संपर्क करें। मेरे इस वीडियो के फर्स्ट पेज में ही मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, या आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके प्रश्न क्या हैं। धन्यवाद।